अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद ख़ान है और आज की वीडियो मेरी पिछली 7 मंथ्स में किस तरह CSS किया जाए उससे रेलेवेंट है। हमने जब ये वीडियो पोस्ट की थी तो हमें बहुत सी क्यूरीज आ रही थी कि एक वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जाए जो दोबारा CSS की अटैम्प्ट देने चाहते हैं या तो उनकी सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने जिनका फाइनल CSS रिज़ल्ट आया और वो एलोकेट नहीं हो सके, उनको अपनी नेक्स्ट CSS अटैम्प्ट में किस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। तो अगेन हमारे पास 7 महीने का टाइम फ्रेम है। आप में से जो लोग अपनी पहली या दूसरी अटैम्प्ट दे चुके हैं और वो अब दोबारा अपनी अटैम्प्ट में अपीयर होना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो बुनियादी फैक्टर है वो ये है कि आपको अपनी DMCs को अच्छे से एवेलुएट करना चाहिए। आपके किन किन सब्जेक्ट्स में नंबर नहीं आए, कहाँ आपके लूप होल्स थे, वीकनेसेस थी, उनका जायज़ा लीजिए और आपके पास फिर फर्दर 2 ऑप्शंस बचते हैं। मैं आपको अपनी DMC के हवाले से बताऊं तो अगर तो मेरे पास कोई अटैम्प्ट होती तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती। मेरी DMC अगर मैं देखूं तो मुझे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मेरा अपना सब्जेक्ट है, मैंने बैचलर्स और मास्टर्स इसमें किया है, मेरा पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन मेरा स्कोर इसमें अच्छा नहीं आया। गालिबन 42 या 43 स्कोर है, जबकि मैं 60-65 स्कोर इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर मैं आपकी जगह होता, मेरे पास कोई अटैम्प्ट होती, तो मैं पहली चीज़ ये देखता कि मैं वो पेपर निकालता जो मैंने अटैम्प्ट किया था, मैं दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल करता कि मैंने किस तरह से उसको अटैम्प्ट किया था, क्या आंसर्स मैंने उसमें लिखे थे, और मैं देखता कि क्या इस टाइम फ्रेम में मुझे इसी के ऊपर काम करना चाहिए या मुझे कोई दूसरा सब्जेक्ट बदल लेना चाहिए। तो आपके पास भी 2 ऑप्शन होते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको मार पड़ी हो, या आप उसके ऊपर मज़ीद काम कर लें, या आपको लगता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आपका अगेन वो सब्जेक्ट आपको स्कोर नहीं देगा, तो बेहतर है उसको किसी और सब्जेक्ट के साथ चेंज कर लें। अगेन मैं ये बात कहूँगा कि अगर मैं होता तो मैं दोबारा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाता, मैं मज़ीद इसके ऊपर अच्छी किताबें पढ़ता, मैं केस स्टडीज़ इसके अंदर ऐड करता, और इसी तरह मैं क्वालिटी को एश्योर करता कि मेरे इस पेपर के अंदर मैं एक अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकूं। अगर आप समझते हैं कि आप ये कर सकते हैं उस पेपर में जिसमें आपको पिछले दफ़ा नंबर नहीं आए, तो आप उसी के साथ जाएं, अदरवाइज़ आपको सब्जेक्ट चेंज कर लेना चाहिए। और इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि जो नया सब्जेक्ट आपको लेना है उसको क्या क्या चीज़ें देखते हुए आपने उस सब्जेक्ट को चूज़ करना है। अगर आप कोई नया सब्जेक्ट लेते हैं, फ़र्ज़ किया आपने 1 या 2 सब्जेक्ट्स नए चेंज किए अपनी पुरानी DMC को देखते हुए, तो पहले 3 महीने के टाइम फ्रेम में आपने उन नए सब्जेक्ट्स को कम्प्रहेंसिव टाइम देना है, क्योंकि इसमें आपको नए सिरे से एक नई मेहनत करनी पड़ेगी, नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसकी पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स को देखना पड़ेगा, और वो अच्छा खासा टाइम मांगता है। ये एक नैरेटिव पाया जाता है कि CSS के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो 5 या 10 दिन में बआसानी कवर हो जाते हैं, और ये वाकई किसी हद तक सही बात है कि 10 दिन अगर आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को दें तो वो कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपको उसमें एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको कम्प्रहेंसिवली 20 से 25 दिन उसको देना पड़ेंगे। तो पहली बुनियादी चीज़ जो मैंने अभी बड़ी डिटेल में बात की कि आपको सबसे पहले अपनी लूप होल्स को देखना है और पहले 3 महीने का टारगेट रखें कि उन पे काम करना है। और अगर आप इंग्लिश एसे या प्रेसी में फेल हुए हैं और इंग्लिश एसे के अंदर आप 10 से 15 नंबर पे फेल हुए हैं, तो यूं समझ लीजिए कि इंग्लिश एसे में आपके स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। उन स्ट्रक्चरल फ्लॉज के ऊपर काम करें, किसी भी टीचर को जाकर एवेलुएट करवाएं, उससे सीखें कि एक स्ट्रक्चर में हम रेलेवेंट रहते हुए किस तरह ऐसे लिखते हैं। और अगर इसी तरह आपके प्रेसी के अंदर आपका फेलियर है तो उसमें देखें कि आपने कहाँ कहाँ लूप होल छोड़े। बहुत से लोग प्रेसी के ग्रामर पोर्शन को लाइट ले लेते हैं और यही फ़र्क पड़ता है कि वो प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बाकी
40-50 नंबर के पेपर को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेसी के पेपर में उनको मार पड़ती है। तो पहले 3 महीनों में अगर आपके इंग्लिश के दोनों सब्जेक्ट्स फेल हैं या उनमें से एक सब्जेक्ट फेल है, उस पर कॉम्प्रहेंसिवली काम करें। अगर आपके ऑप्शनल में से किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो 2 ऑप्शन हैं। पहला कि आपको उसमें क्वालिटी को इंश्योर करना है, मज़ीद चीज़ें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर्स की प्रैक्टिस करें, या दूसरा ऑप्शन कि एक रैशनल अप्रोच को रखते हुए अपना सब्जेक्ट बदलें। 3 महीने के बाद अगले जो 4 महीने का टाइम फ्रेम है उसको फर्दर डिवाइड कर लीजिए 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा 2 महीने का और अगला हिस्सा भी 2 महीने का। पहले 2 महीनों में आप अपनी रिगरस एवैल्यूएशन करवाएं, और वो रिगरस एवैल्यूएशन इस तरह हो कि आप हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट दें किसी भी टीचर को या किसी भी फोरम पर जाके, जहां पर आपको कोई बता सके कि आप क्या गलती कर रहे हैं। उन टॉपिक्स वाइज टेस्ट के बाद अगले 2 मंथ्स में आपने हाफ बुक टेस्ट देने हैं और फुल बुक मॉक्स देने हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक आप एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में बैठकर किसी भी फोरम पर जब टेस्ट देंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप एक एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में अडाप्ट अपने आप को कर सकेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एवैल्यूएशन के बाद आप ये जान सकते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ये यकीन रखिए कि जब आप पहली अटैम्प्ट या दूसरी में फ़ेल होते हैं तो वो असल में फेलियर नहीं होता, वो आपको एक तरह से एक लर्निंग होती है कि आपने अगली अटैम्प्ट में किस तरह से अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने लूप होल्स को किस तरह से उसके ऊपर काम करना है। तो मेन लूप होल्स जो मैं देखता हूँ अक्सर लोगों के, जब उनकी डीएमसीज आती हैं और वो मुझे बताते हैं कि हम तो अपना टाइम ही नहीं मैनेज कर पाए, हमारे तो 4 की जगह 2-2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए, हमसे 3-3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी बहुत अहम है, जिन पे आपको काम करना चाहिए। और इन टॉपिक्स पे मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स और टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। इन तमाम टूल्स को जब आप अपनाते हैं तो आप पहले से बेहतर परफॉर्म करते हैं। मैं अपना पर्सनली आपसे बात करूं तो मेरी 2019 की अटैम्प्ट में कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं था। आई स्कोर्ड 615 इन रिटन एग्ज़ाम और इस दफ़ा मेरा 670 स्कोर रहा। तो मैंने इम्प्रूव किया अपनी गलतियों से और इस दफ़ा मैंने पहले से बेहतर परफॉर्म किया। और अगर मेरे पास कोई और अटैम्प्ट होती तो मैं ज़रूर इससे भी बेहतर परफॉर्म करता, अपनी गलतियों से सीखता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये एक ब्रीफ वीडियो से आपको एक आइडिया हुआ होगा कि आपको यहाँ पर 7 महीनों में अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, किस तरह से अपनी वीकनेसेस पे काम करना है ताकि आप अपनी नेक्स्ट अटैम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने मकसद में कामयाब हों, जो एक लंबे अरसे से इस CSS की जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।